नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के बारे में। एक ऐसी जबरदस्त ताकत जिसने सदियों तक उत्तर भारत पर राज किया, पर आज सच कहें तो हम उसे लगभग भुला चुके हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक साम्राज्य जो कभी उत्तर भारत की सबसे बड़ी सुपर पावर था, इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाए? सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसने बाहरी हमलों के खिलाफ एक चट्टान की तरह काम किया, पर आज उसका नाम शायद ही किसी को याद हो। जी हां, आज हम उसी गुर्जर प्रतिहार वंश की कहानी में उतरेंगे। तो हम कैसे समझेंगे इस कहानी को? देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि ये भूली हुई महाशक्ति थी क्या। फिर देखेंगे कि ये साम्राज्य संघर्ष की आग में कैसे तपा। इसके बाद आएगा राजा भोज का जमाना। फिर देखेंगे कि ये साम्राज्य अपने शिखर पर कैसा दिखता था, इसका पतन कैसे हुआ, और आखिर में बात करेंगे इसकी विरासत की, जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कौन थे ये गुर्जर प्रतिहार? देखिए, इनका नाम ही इनकी कहानी बताता है, गुर्जरा प्रतिहार। माना जाता है कि इनकी जड़ें गुर्जर समुदाय से हैं, जो असल में पैस्टोरलिस्ट थे, मतलब पशुपालक, लेकिन साथ ही जबरदस्त लड़ाके भी थे। और जानते हैं, इसी लड़ाकू जज्बे ने उन्हें राजस्थान में अपनी सत्ता जमाने में मदद की, और यहां से एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव पड़ी। इस साम्राज्य की कहानी सच पूछे तो जंग के मैदान में ही लिखी गई थी। यह संघर्ष की आग में तपकर बना था। बात शुरू होती है इनके पहले बड़े राजा नागभट्ट प्रथम से। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पश्चिम से लगातार हो रहे अरब खलीफाओं के हमले। नागभट्ट ने न सिर्फ इन हमलों का डटकर सामना किया, बल्कि राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर एक दीवार बनकर खड़े हो गए। और 738 एडी में तो उन्होंने अरबों को ऐसी जबरदस्त शिकस्त दी कि कुछ समय के लिए यह खतरा पूरी तरह टल गया। पर मसला ये था कि खतरा सिर्फ एक तरफ से नहीं था, दुश्मन तो चारों ओर थे। सोचकर देखिए, प्रतिहार एक ही वक्त में तीन तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहे थे। एक तरफ पूर्व में पालों से लड़ाई हो रही थी, उपजाऊ गंगा घाटी के लिए, तो दूसरी तरफ दक्षिण में राष्ट्रकूटों से भिड़ंती मालवा और गुजरात जैसे जरूरी इलाकों के लिए। ये एक तरह से कभी न खत्म होने वाली जंग थी। और इस लगातार चल रहे संघर्ष के बीच एंट्री होती है राजा भोज की, वो नाम जिसने प्रतिहारों की किस्मत बदल दी। इतिहासकार कहते हैं कि अगर किसी एक शख्स को प्रतिहार साम्राज्य का असली संस्थापक कहना हो या राजवंश का सबसे महान शासक, तो वो नाम भोज का ही है। असल में उन्होंने ही इस बिखरे हुए साम्राज्य को न सिर्फ दोबारा जोड़ा, बल्कि उसे ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके कारनामे देखिए। करीब 836 एडी में उन्होंने अपनी खोई हुई राजधानी कन्नौज पर दोबारा कब्जा किया, और कन्नौज अगले लगभग 100 सालों तक इस साम्राज्य का दिल बना रहा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पूर्व में पालों की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाई और दक्षिण में राष्ट्रकूटों को ऐसी जबरदस्त टक्कर दी कि मालवा पर उनका कंट्रोल एकदम पक्का हो गया। भोज की शख्सियत सिर्फ एक योद्धा तक सीमित नहीं थी, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी थे। और इसी भक्ति में उन्होंने एक उपाधि अपनाई, आदि वराह, जो विष्णु के वराह अवतार का प्रतीक है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये टाइटल उनके सिक्कों पर भी मिलता है, जो दिखाता है कि उनका शासन धर्म से कितना गहराई से जुड़ा था। राजा भोज ने जो नींव रखी, उस पर यह साम्राज्य अपनी बुलंदियों तक पहुंचा। और इसकी ताकत और शानो शौकत कितनी थी, इसका अंदाजा हमें किसी भारतीय इतिहासकार से नहीं, बल्कि एक विदेशी यात्री की आंखों से मिलता है। ये यात्री था बगदाद का अल मसूदी, जो करीब 915 एडी में यहां आया था। और वो इस साम्राज्य का साइज देखकर सचमुच हैरान रह गया था। उसने क्या लिखा पता है? उसने लिखा कि यह साम्राज्य लंबाई में करीब 2000 किलोमीटर और चौड़ाई में भी 2000 किलोमीटर का था। जरा सोचिए कितना विशाल रहा होगा। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है। अल मसूदी ने लिखा कि इस विशाल इलाके में एक दो नहीं बल्कि 18 लाख गांव, शहर और बस्तियां थीं। 18 लाख! ये नंबर सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि उस जमाने में इनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना बड़ा और इनकी आबादी कितनी घनी रही होगी। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए एक बहुत ही तगड़ी फौज चाहिए। अल मसूदी हमें बताता है कि इनकी मिलिट्री मशीन कितनी स्मार्ट थी। सेना को 4 हिस्सों में बांटा गया था, और हर हिस्से का एक ही काम था, एक खास दुश्मन पर नजर रखना। मतलब उत्तर वाली सेना अरबों और मुल्तान से निपटती, पूर्व वाली पालों से और दक्षिण वाली राष्ट्रकूटों से। एकदम कमाल की स्ट्रैटेजी। और इस पूरी मिलिट्री मशीन का सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनकी घुड़सवार सेना, मतलब उनकी कैवलरी।
और ये बात सिर्फ वो खुद नहीं कहते थे, बल्कि उनके दुश्मन अरब यात्री भी ये मानते थे कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राजा के पास प्रतिहारों से बेहतर घुड़सवार सेना नहीं थी। ये घोड़े मध्य एशिया और अरब से आते थे, और यही उनकी फौजी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। लेकिन इतिहास का दस्तूर है, जो चढ़ता है वो गिरता भी है, और प्रतिहारों का पतन वो बहुत तेजी से और बहुत नाटकीय ढंग से हुआ। तो ये हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई 915-18 के आसपास। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने सीधा राजधानी कन्नौज पर हमला किया और उसे तहस-नहस कर दिया। इस एक चोट ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। इसके ठीक बाद गुजरात हाथ से निकल गया, और गुजरात का मतलब था समंदर से व्यापार, जो पूरी तरह बंद हो गया। और फिर 963 में राष्ट्रकूटों का एक और हमला हुआ, और ये आखिरी कील साबित हुई। जो कभी एक महाशक्ति था, वो साम्राज्य तेजी से छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर गया। तो साम्राज्य तो बिखर गया, लेकिन क्या उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, उनकी विरासत आज भी बहुत मायने रखती है, भले ही हम उसे भूल गए हों। हमें उन्हें सिर्फ योद्धाओं की तरह याद नहीं रखना चाहिए। वो कला और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे। संस्कृत के महान कवि राजशेखर उन्हीं के दरबार में थे। उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों और मंदिरों से भर दिया था। और सबसे दिलचस्प बात, भले ही मैदान में अरबों से दुश्मनी थी, लेकिन ज्ञान के लेन देन पर रोक नहीं थी। भारतीय विज्ञान, गणित, मेडिसिन, ये सब उन्हीं के दौर में अरब दुनिया तक पहुंचा। मतलब वो पश्चिम के लिए एक पुल की तार थे। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब कोई साम्राज्य जो हमलों के खिलाफ एक दीवार हो, जो कला का इतना बड़ा संरक्षक हो, और जो संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम करे, जब वो हमारी यादों से ही मिट जाए, तो इतिहास कैसे बदल जाता है? ये सोचना जरूरी है कि ऐसे साम्राज्यों को भूलकर हम अपने अतीत का कितना बड़ा और कीमती हिस्सा खो देते हैं।